नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीपीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए हमारे राजस्थान की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान ऑडियो टेप को लेकर संबित पात्रा ने गहलोत सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। नारायणपुर तहसील में बेटी पूजा छिपी ने स्वैच्छिक अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम किया रोशन। बाड़मेर में कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय, 104 व्यक्तियों की गई अभी तक जांच। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है। कांग्रेस जहां पूरे घटनाक्रम के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस द्वारा भाजपा को बदनाम करने की साजिश करार दे रही है। इसी बीच शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कई तरीके के सवाल उठाए। संबित पात्रा ने कहा कि क्या राजस्थान में प्रकोप रूप से इमरजेंसी के हालात नहीं हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के पास इस तरीके की फीडबैक आ रही है। डॉक्टर संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि राजनीति से जुड़े कई लोग उनके फोन टेप हो रहे हैं, जबकि फोन टेपिंग का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो क्या इसके पालन किए बिना ही फोन टैपिंग हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजस्थान सरकार से सवाल किया है, सरकार का इस मामले में अपनी स्थिति साफ करे। क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पालना से फोन टैपिंग हुई है? क्या सांसद के बनाए कानून की पालना हुई है? जालौर के सायला पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर पंथेड़ी में शुक्रवार को एक युवती का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। इस मामले में युवती के परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद सबूत मिटाने के लिए वह शव लटकाने का आरोप लगाया है। युवती एक दिन पहले ही घर से गायब हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सायला पुलिस के पाथेड़ी में गौचर भूमि में एक युवती का शव फंदे पर लटका हुआ होने से सूचना मिली। सूचना पर थाना अधिकारी सवाई सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा शव सायला अस्पताल में मोर्चरी में पहुंचवाया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही सीओ जयदेव सियाग भी सायला पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को ही परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उधर युवती का शव मिलने के बाद उनके ताऊ ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि पाथेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट पेश करके बताया कि रिश्ते में उसकी बहन मजदूरी करती थी। गांव में ही एक युवक उसका पीछा करता था। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि आरोपी 15-16 जुलाई को मध्यरात्रि युवती को बुलाकर बहला फुसलाकर गांव से बाहर ले गया था और अन्य लोगों से संयोग से बांधकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर इस घटना के बाद युवती के समाज के लोगों की बड़ी संख्या में अस्पताल व पुलिस प्रशासन सायला के बाहर जमकर हो रहे तथा अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के अंदर कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद व पुलिस अधीक्षक पूजा आवना ने पैदल चलकर दौरा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आमजन को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दी। साथ ही बिना मास्क के घूमने पर लोगों पर जुर्माना भी लगाया। वहीं बता दें कि अब तक जिले में कमान 2 युवा अधिकारी के जिम्मे पर है। डीएम भगवती प्रसाद कोरोना संकट काल में लगातार फील्ड में मुस्तैदी दिखा रहे हैं। आमजन को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रतिबंधित भी है। तो बहरहाल अब जिले की पुलिस महकमे में भी कमान युवा पुलिस कप्तान पूजा आवना के कंधे पर है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने अल्प समय में आमजन के लिए दिलों में बनाई जगह। जिस समय जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने जिले में कार्यभार संभाला था, उस समय हालात बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में जिले को कोरोना से बचाने के लिए निरंतर फील्ड में गंभीरता पूर्वक कार्य करते रहे हैं। साथ ही आमजन की फरियाद सुनकर तत्काल समस्या समाधान के लिए भी सदैव तत्पर रहे हैं, जिसकी बदौलत आज आमजन किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को आशा की किरण के रूप में देख सकती है।
वहीं सिरोही पुलिस बेड़े की कमान नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक पूजा आवना के कंधे पर है। कार्यभार संभालते ही आवना ने संदेश दिया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी आगामी समय में पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से अवैध माफियों पर कार्रवाई होनी तय है। दरअसल जब से जिले का कार्यभार पूजा आवना ने संभाला है, तब से पुलिस महकमा सक्रिय नजर आ रहा है और जुआरियों सहित अवैध शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। दौर के दरमियान पिंडवाड़ा क्षेत्र का थाना निरीक्षण किया गया। थाना निरीक्षण के दौरान सिपाहियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के अंदर युवा उपकर मजिस्ट्रेट हरि सिंह देवल भी जनहितकारी आमजन को कोई असुविधा न होने को लेकर बेहद गंभीर है। साथ ही आमजन की फरियाद सुनकर अपने स्तर पर भी हर संभव सहयोग देने के लिए देवल प्रतिबद्ध रहते हैं। वहीं युवा एसडीएम हरि सिंह देवल भी अपने होनहार पद से क्षेत्र में आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले व क्षेत्र की गंभीर समस्याओं का समाधान हो सके, इसको लेकर निरंतर मुस्तैद रहते हैं। अलवर के नारायणपुर कस्बे में श्री कृष्ण शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा आयोजित बुनियाद व्यावसायिक शिक्षा एवं संयंत्र कौशल शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क ब्यूटी पार्लर व्यावसायिक प्रशिक्षण की मुख्य परीक्षा का सफल परिणाम शनिवार को घोषित किया गया। इस परीक्षा परिणाम में नारायणपुर तहसील के ग्राम पंचायत चंदपुरी की बेटी पूजा छिपी पुत्री ब्रजमोहन छिपी ने मेरिट में सर्वोच्च अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं द्वितीय स्थान पर संजना सैनी पुत्री सेडू राम सैनी तथा तृतीय स्थान पर दीपा सैनी पुत्र महेश चंद्र सैनी ने स्वैच्छिक अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पूजा छिपी को समिति अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा, सचिव सुनील कुमार शर्मा, निर्देशक मोनू शर्मा ने छात्रों के घर पे जाकर परिवार सहित लड्डू खिलाकर एवं माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उनका मनोबल व उससे उज्जवल भविष्य की कामना की। फिर से पैदल जाती थी वहाँ पे और वहाँ में निःशुल्क सिखाया गया है और पूरा कोर्स सिखाया गया है और सब कुछ आता है। कर सकती हूँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स, यानी काम कर सकती हूँ इसमें। वर्तमान में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, इस अभियान को लेकर महिलाओं के उत्थान के लिए आप आगे आने वाली महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगी? मैं यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप आत्मनिर्भर होना चाहिए, हर औरत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हाँ। मैं स्वयं आत्मनिर्भर हूँ। मैं सभी महिलाओं को यानी बताना चाहती हूँ कि काम कर सकती हूँ और सभी को कहना चाहती हूँ कि आप आत्मनिर्भर बनो। मेरी बच्ची इसी में कोर्स करके दुकान चला सकती है और कई महिलाओं को रोजगार मिला है। महिलाएं आत्मनिर्भर बने। परिवार को, इस बच्चे के माता पिताओं को, इनको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने बच्ची को इतनी दूर एक ग्रामीण अंचल से भेज करके वहाँ प्रशिक्षण दिलवाने के लिए भेजा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि लड़कियों को शिक्षित करके पढ़ा लिखा करके पालन कर रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ा निर्णय माता पिता का है। फिर दूसरा बच्ची को भी धन्यवाद है जो हमारे 30 प्रशिक्षण जो शिक्षण ले रहे थे उनमें से सबसे उच्चतम नंबर लेकर के और उन्होंने रिटर्न परीक्षा के अंदर पास की और अच्छा अनुभव प्राप्त किया संस्था से। भविष्य में ये बच्ची आगे जा कर के अपने अनुभव को महिलाओं के अंदर बांटेगी और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगी और भविष्य में कभी यहाँ आसपास कोई प्रशिक्षण लगा तो इस बच्ची को भी रोज़गार मिलेगा और दूसरों को भी रोज़गार दिलवाने की हमेशा कोशिश करती रहेगी। इसी तरीके से महिलाओं को भी ये संदेश है कि जो भी बच्चियां हैं उन बच्चियों को जो कुछ अपन आज माँ बाप पढ़ा के दे रहे हैं तो 2 परिवार उससे शिक्षित होते हैं। माँ बाप बच्ची को पढ़ाते हैं इसलिए पढ़ाते हैं कि दोनों परिवारों में उन्नति हो, दोनों परिवारों में शिक्षा बढ़े। बच्ची एक ही घर नहीं 2 घरों को संपन्न करती है, माता पिता के घर को भी, ससुराल पक्ष को भी। इसलिए सभी औरतों को, सभी लड़कियों को ये प्रेरणा होनी चाहिए
कि अपनी बच्चियों को शिक्षित करें, रोजगार के लिए, अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें और हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने के। मैं स्वयं 5 बच्चियों का पिता हूँ। 5 बच्चियों को मैंने भी MA B.Ed करवाई है, सब शिक्षित हैं, कई रोजगार में हैं। इसलिए बच्चियों से जो शिक्षा अपन माँ बाप दिलवा देते हैं, वो इससे बड़ा पुण्य और लाभ कभी जीवन में नहीं हो सकता। धन्यवाद है। बारा के हरनावदा शाहजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा टीम द्वारा ग्राम पंचायत भवन में कस्बे के 24 लोगों के रैंडम सैंपलिंग लिए गए। चिकित्सा प्रभारी दीपेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, कोविड-19 की जांच हेतु प्रथम चरण में उन लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिन लोगों के आसपास अधिक भीड़भाड़ होने की से संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कस्बे के व्यापारियों, पत्रकारों व ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के सैंपल लिए गए हैं। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में इन दिनों कस्बे में उदयवाटी तहसीलदार अनुराग यादव व पटवारियों के बीच चल रहे विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं तहसीलदार अनुराग यादव ने बताया कि मेरे खिलाफ कोई उच्च अधिकारियों को शिकायत करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा। तहसीलदार अनुराग यादव ने कहा कि उपखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने वाले पटवारियों के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। कम उम्र में तहसीलदार बने अनुराग यादव एक अच्छी छवि के युवक हैं। उनका मकसद है कि गरीब लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोग उनके पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा उन्होंने उपखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला रखा है। उनके खिलाफ मेरी जंग हमेशा जारी रहेगी। खेतड़ी के राजनीतिक करने वाले लोगों ने उदयपुरवाटी उपखंड क्षेत्र में अपनी राजनीति का सिक्का जमाने की कोशिश की है, मगर उसका सिक्का नहीं चला तो उन्होंने मेरे ऊपर कई प्रकार के आरोप लगा दिए। अनुराग यादव का कहना है कि जमीन से जुड़े व्यक्ति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर उस व्यक्ति की सहायता करूं जो कि मेरे सही मायने में परेशानी झेल रहे हैं, मगर कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए लगे हुए हैं। उनके साथ साथ पटवारियों ने भी जो विवाद चल रहा है, मेरा यह विवाद मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कुछ सप्ताह पहले ही मैंने पटवारियों के तबादले कर दिए थे, जिसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को भी दी थी। भ्रष्टाचार करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, मैं बख्शूंगा नहीं। नवयुग है, जोशीले भी हैं और इन दिनों विवाद में उदयपुरवाटी के तहसीलदार अनुराग यादव हमारे बीच में हैं, क्योंकि इन दिनों पटवारियों का जो मामला चल रहा है उसको लेकर हम उनसे बात भी करेंगे कि क्या विवाद हुआ है, कैसे ये इतना बड़ा विवाद बढ़ा है। कल वकीलों ने भी ज्ञापन दिया था इनके खिलाफ, मोर्चा संभाला है, हम बात करेंगे। यादव जी, ये बताइए कि जो ये विवाद चल रहा है आपका पटवारी को लेकर, ये विवाद कैसे शुरू हुआ और ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, जब स्टार्टिंग में थोड़ा दबाव बनाया गया, इन्होंने जैसे कि नया अधिकारी कोई भी आता है तो ये लोग उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि अधिकारी ज़्यादा इनको कुछ कहे। तो उसी क्रम में भागीरथ खाकिल नाम के इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझ पर ऑफिस में 2-3 बार आके उन्होंने दबाव बनाया। उसके बाद क्या हुआ था, एक चार्ज मिलने के बाद SDM साहब ने मेरे को ऑर्डर किया था कि आप जाइए, ये अवैध बोरिंग रुकवाइए। वो ढाणी मजाओ की बात थी, उनका खसरा नंबर सब बता दिया था SDM साहब ने। तो मैं गया वहाँ पे मौके पे, रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने इनको फ़ोन किया, ये हेडक्वार्टर पे नहीं थे, भागीरथ खाकिल थे। फिर मैंने कहा कि लोकेशन पे ले चलिए और ये खसरा नंबर 1 है ढाणी मजाओ का, यहाँ पे चलना है। तो ये घुमाते रहे भाई पे, सर इधर नहीं है, इधर नहीं है। इन्होंने खूब घुमाया ताकि मशीन मौके से भग जाए। फिर भी मैंने कंटिन्यूस एफर्ट्स के बाद इनको कि ले चल, वहाँ पे ले चलो, आप क्या कर रहे हो। तो उसके बाद हम पहुँचे तो उस टाइम मशीन को इन्होंने भगा दिया था। फिर इन्होंने, मैं ट्यूबवेल सील कर रहा था उस टाइम, इन्होंने फर्मों का रिपोर्ट बनानी थी तो भी आनाकानी करते रहे। फिर इन्होंने एक स्थानीय जनप्रतिनिधि को बुलाया, 3-4 गाड़ियाँ और बुलाई कि थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, डराएंगे तो फिर तहसीलदार जी रुक जाएंगे। तभी मैं नहीं माना, मैंने बनवाया सारा, उसको सीज किया, उस ट्यूबवेल को बंद किया मैंने। तो इन्होंने फिर क्या किया, पटवारियों ने अगले दिन मेरे खिलाफ 2 दिन तक इन्होंने पेन डाउन रखा कि हम काम नहीं करेंगे, ये कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके इन्होंने। फिर अभी मैंने SDM साहब को भेजा मैंने, तो SDM साहब ने APO कर दिया उनको, हेडक्वार्टर उनका झुंझुनू कर दिया। APO करने के बाद उनकी 17 CC की कार्रवाई भी चल रही थी, तब से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 6 फाइलें मेरे ऑफिस से, एक हमारे वरिष्ठ सहायक थे सीसराम बड़सरा जी, उन्होंने 6 फाइलें बिना मेरे साइन के, जो पहले तहसीलदार जी थे उनसे साइन करवा के, कुछ होगा इनका जो भी है म्यूचुअल, मेरे को नहीं पता है इसका,
उनसे साइन करवा के सीधे एसडीएम साहब के पास भिजवा दी उन्होंने सीधे फाइलें। एसडीएम साहब ने उनको पुनः मेरे पास भिजवाई कि इसमें सत्यापन करें कि आपने किया, क्योंकि एसडीएम साहब जानते थे मेरे साइन क्या है। उन्होंने देखा कि ये साइन तो अनुराग जी के हैं ही नहीं। तो मेरे पास दोबारा फाइलें आई, तब मेरे को पता लगा कि ऑफिस में ये खेल चल रहा है कि बिना मेरे साइन के सीधे फाइलें एसडीएम साहब को पहुंचाने की डिस्पैच कर रहा है, बाबू डिस्पैच कर रहा है, वहाँ से ये चल रहा है। 6 फाइलें ऐसे सामने आई, और भी हो सकती हैं। उन फाइलों को जब मैंने नोटिस जारी किए थे उनको, शीशराम जी को भी और उनको भी, अपने नायब साहब को जो इन पे साइन कर रहे थे, तब मैंने एसडीएम साहब को कहा। एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है। मैंने उनसे जिक्र किया कि सर और भी फाइलें ऐसे गड़बड़ कर सकता है ये बाबू। तो बोले ठीक है गुड़ागौर जी आप लगा दीजिए इनको। मैंने साहब से डिस्कशन कर लिया। तो मैंने गुड़ागौर जी उनको कि भाई आप वहाँ देखेंगे, अनिल जी जो वहाँ हैं वो यहाँ पे आ गए थे, उनकी जगह वो काम कर रहे थे, क्योंकि ऑफिस में पता नहीं है कौन सी फाइल ऐसे अगर डिस्पैच हो रही है तो कौन सा निकल जाए, ऐसे दिक्कत हो सकती थी। वहाँ पे भी फिर इन्होंने किया, काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश की कि नहीं होना चाहिए ये काफ़ी। पर उस टाइम मैं कहीं नायब साहब रिटायर होने वाले हैं 31 जुलाई को। उस टाइम मैं सोचा कि ठीक है इनको यहाँ से ऑफिस से हटा दिया तो ठीक है, वरना 420 का मुकदमा बनता है इस पर कि आप ऐसे कर रहे हैं। तो पर वो नायब साहब रिटायर होने वाले हैं 31 जुलाई को, तो एक मानवता के चलते मैंने उनको कि ठीक है कोई बात नहीं, और नोटिस जारी किए उनके, उन्होंने जवाब दिए। फिर भी अभी देख रहे हैं वो प्रोसेस में। अपन एक बात करें यादव जी, राजनीति की बात करें, दबाव रहता है, कितना दबाव है आज आप पर जैसे दबाव आ रहा है, और भी कैसे ऐसे जो विभाग है उसमें भी दबाव रहता है राजनीति? देखिए जो स्थानीय जो बात करें मंत्री जी की, तो उनकी ओर से मेरे को अभी तक कोई लीगल काम के लिए नहीं कहा गया ना। जो भी जेन्युइन आता है, कभी आता है फोन पर, उन्होंने जो भी कि साहब ये देख लेना, कोई ऐसा दबाव उन्होंने स्थानीय नहीं किया। पर इस केस में क्या है कि एक सामने आया कि एक लेटर भी आया कलेक्ट्रेट से जिसमें डॉक्टर खेतड़ी विधायक है, वो इंटरफेयर थोड़ा उनका कि आप बताइए कि कौन यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना, किसको चार्ज मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा इंटरफेरेंस इसमें जरूर है। बाकी यहाँ पे पूरा सही है। खेतड़ी विधायक पर आपका आरोप है कि उनके द्वारा ये थोड़ी दबाव आ रहा है? हाँ, इनमें क्या है कि हमारे पटवारी से बने हुए नायब साहब हैं, वो पहले पटवारी और गिरदावर और उनसे इस टाइप से, तो पटवारी भी उनके कांटेक्ट में और ये बाकी लोग भी उनके कांटेक्ट में। वो पहले खेतड़ी नायब तहसीलदार थे, खेतड़ी नायब तहसीलदार थे, खेतड़ी से यहाँ आए थे। तो बेसिकली जब भी वो यहाँ आए थे कि तहसीलदार मैं ही रहूँगा, तो उनका मंसूबा ये था कि मैं ही रहूँगा। तो जब वो नहीं है यहाँ पे कि मैंने कोरोना में 1.5 महीने 2 महीने कंटिन्यूस काम किया था, उन्होंने वो फेल कर गए थे यहाँ पे। कोरोना में उनसे संभला नहीं था, उनकी तबीयत डाउन। फिर मेरे को कलेक्टर साहब ने खुद ने कहा था कि जवान लड़का है, आरपीएस से सिलेक्ट होकर अच्छा कर रैंक है, सब कुछ है, तो इसको चाह दो, इनसे काम करवाओ। तो जब मेरे को शुरू में लगाया था, जब कोरोना के लिए लगाया था, उसमें ये नहीं था सिर्फ कोरोना को मेरे को देखना था, प्रशासन का तहसील का भी कि कोई गड़बड़ होती है तो देखना था। तो पूरा कोरोना संभाला, 2-2.5 महीने हो गए। उसके बाद अब पटवारी को लगा कि अब भाई रेगुलर में कोरोना तो गया, ये चल रहा है, अब रेगुलर प्रोसेस में आ रहा है, तो अब इनका भाई इनको हटाने नवयुग के रूप में आप आज नवयुग है, और मेरे दिमाग से अपने ज़िले के अंदर रोजुल या सूर्य जिला के अंदर इतनी उम्र में इतने पद पर पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। और उसका क्या प्रभाव राजनीति में अपनी दूसरी तरफ देखें तो लोगों में तो कुछ ऐसा है, प्रशासन अधिकारी में कुछ रुझाव ऐसे है कि भाई नवयुग है, 26-27 साल की उम्र आपकी, और आज तहसीलदार के पद पर है, आने वाले समय में आगे पद पर आप जाओगे, तो उस पर क्या? जी बिल्कुल रहता है कि जैसे अब मैं मीटिंग्स में बैठता हूँ कि भाई जवान से लड़का ये हमें सिखाया, ये हमें बता रहा है। इवन स्टाफ में भी ये रहता है, काफ़ी लोग मेरे वो पटवारियों का जो अध्यक्ष थे खाकी के, वो भी आए कि साहब मैंने 20 साल निकाल दी नौकरी में, यहाँ पे 25 साल निकाल दी, कोई ऐसा। पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो मैं काम करता हूँ उसमें कायम हूँ। कि आपने निकाली होगी ठीक है बात है, पर उससे ये मतलब थोड़ा कि कल को जिला कलेक्टर नए IAS अधिकारी वो ही नया है, अब वो नए अधिकारी आके उनको आप बाबू कहे कि साहब मैं तो 30 साल से यहीं काम कर रहा हूँ या 35 साल से यहीं काम कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा ना कि भाई वो बाबू के कहने पे चलेंगे। तो ये सब लोग तो अपने चाहते थे कि साहब हमारे कहने पे चले, कि साहब को हम बताते रहें, साहब हमसे पूछते रहें। इवन हुआ क्या था, ऑफिस कानून को जिन्हें 5 पटवारियों की रिपोर्टें थी वो पेंडिंग रख रखी थी। कलेक्टर साहब ने मुझे पूछा कि ये 5 पटवारियों की रिपोर्टें हैं, ये आपके रिकॉर्ड्स में तो शो नीचे। वहाँ पे मीटिंग थी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, उन्होंने पूछा कितनी है, मैंने साहब उन्होंने मेरे को लिख के 0 दी, बल्कि 5 पेंडिंग थी। तब मैंने बोल दिया साहब 0 है।
तो बोले 0 तो नहीं है, 5 पेंडिंग, आपको तो पता ही नहीं है कि कितनी पेंडिंग है। तो ऑफिस कानून को जब मैंने क्वेश्चन किया, जब उनका रुख फिर चेंज हो गया, फिर स्टाफ को उनमें वही ये स्टार्ट हो गया, पटवारियों का मुद्दा, ये कुछ ये सारे मुद्दे क्रिएटेड है। अब जो ये पटवारियों के बाद जब हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनको पता, हकीकत पता उन्हें क्या प्रेशर है, क्या बात है, तब उनके सामने ये बात आई, तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत हो रहा है अनुराग के साथ। तो उन्होंने भी ज्ञापन दिए अपने अपने तहसील से, पर उसको भी फिर पटवारियों को लगा कि भाई ये दबाव तो काम कम हो गया, तो अब उन्होंने अभिभाषक संघ के कुछ उनके मिलने जुलने वाले हैं, उनको उन्होंने आगे कर दिया। सर एक बात और पूछे, अपना भ्रष्टाचार की बात करें, कि जो पुराने लोग हैं जो 10-10 साल से यहाँ है, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, 30 साल बता रहे हो, भ्रष्टाचार का है क्या ऐसा स्थिति आपने तहसील? देखिए, इसमें यह है कि पटवारियों को जब भी मैं मार्क करता हूँ, मेरे पास कोई भी आता है, परिवार लेकर आता है, सब ये हमारा काम है, मैं मार्क करता हूँ कि पटवारी जी हो जाना चाहिए, तो मैं मार्क करके भेजता हूँ, तो पटवारी उनको घुमाते रहते हैं, वही 5 दिन डिले करेंगे, 10 दिन डिले करेंगे, अगले बार तो फिर बंदा आएगा ही कुछ ना कुछ कि साहब हमारे जल्दी करवा दो साहब, तो यहाँ से मार्क करने के बाद वो घुमाते हैं। अब मैं क्या है कि उनको अगले दिन या डे आफ्टर टुमारो में उनको पूछता हूँ कि भाई वो मैंने आपको काम भेजा था, वो क्या रहा पटवारी को? हाँ सर हो जाएगा। तो ऐसे मेरे सामने एक जमाबंदी का भी आया, वो घुमाता रहा, वो मेरे को बार बार फ़ोन करे, जो परिवार है सब मेरे को तंग कर दिया है, मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे फादर की डेथ हो गई है, और ये मेरे को जमाबंदी नहीं दे रहे, और मेरी ज़मीन हड़पना चाहता है दूसरा आदमी, पर जमाबंदी में कहाँ दिक्कत है? तब मैंने कहा कि ये जमाबंदी तो भाई उसका हक है, उसका खेत है, उसकी ज़मीन है, तो जमाबंदी हक है, आप क्यों घुमा रहे हो चीज़? उन्होंने भी उसको हाईलाइट कर लिया कि नोटिस दे दिया मेरे को। आप ये बताइए, उसमें फिर वो कमी ढूंढ रहे हैं एप्लीकेशन में कि इसमें परिवादी की ये उसने नहीं लिखी। अब भाई नहीं जानता होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो किसी और से भी लिखवा सकता है। उसमें भी उन्होंने जानबूझ के इशू क्रिएट करके, बल्कि उसके मेरे पास 10 बार फ़ोन आया उस परिवादी के, बार बार वो मेरे को फ़ोन करता था, सुबह शाम सब, वो आज भी नहीं थी मेरे को जमाबंदी, आज भी नहीं थी। तो इन्होंने बाद में उस पर प्रेशर क्रिएट किया कि नहीं कर देंगे। तो ये इन्होंने तो हर चीज़ में जो भी, अगर मैंने इनको नोटिस दिया उस चीज़ का कि भाई आपने ऐसे जमाबंदी के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आई है, ऐसे शिकायत आई है, आपने उसको जमाबंदी क्यों नहीं दी, तो भी इन्होंने उसको भी इशू बना दिया कि पटवारियों को ऐसे परेशान किया, ऐसे परेशान। बल्कि हकीकत बात यह है कि मैं इनको कहता हूँ कि जो काम है वो करो आप। किसी को 15 दिन तक जमाबंदी नहीं देते, वो अधिनियम का है अपना 2011 वाला, उसमें ये लिखा है कि आपको प्रोवाइड करनी है विदिन 3 डेज़। जो रूल है वो है 3 डेज़ में करनी है आपको, 15 दिन तक आप चक्कर कटा रहे हैं। तो बस यही बात है। ज़्यादा ये मामला चला था वो पटवारियों का तबादले का मामला, उसको लेकर फिर ये गर्मागर्मी ज़्यादा हुई है। अब ये 5 साल में इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला है, तो अब पटवारी, जैसे पहले पटवारी आ गए थे, ज्ञापन वगैरह दिया था, आज कल आपने कहा वकील, उन्होंने भी ज्ञापन दिया मीडिया के माध्यम से लोगों, आगे क्या आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? ये वो ट्रांसफ़र भी बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं, उनमें क्या था 3 खाली थे पटवार मंडल, तो वहाँ पे लोग कहते कि साहब लगाना ज़रूरी, तो मैंने चार्ज दिया था, एक्स्ट्रा चार्ज दिया था। उनमें से एक पटवारी था, वो बोला सर मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, दूसरा बोला सर मैं आना चाहता। तो उनका म्यूचुअल था, मैंने एसडीएम साहब से डिस्कस किया था कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो बोला ठीक है आप देखो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको अनुशंसा भी भिजवा दिया आगे एसडीएम साहब के, और कलेक्टर साहब के पास भी अनुशंसा चली गई, उनकी अनुशंसा कलेक्टर साहब के पास है ऑलरेडी। और एक जो ये बाबू कह रहे हैं कि बाबुओं के ट्रांसफ़र कर दिए, वो बाबू वो नहीं है, वो बाबू वो है जो डिस्पैच कर रहा था बिना अधिकारी की इन्फॉर्मेशन के। ऐसे अगर ऑफिस में गलत काम कोई करेगा और उसको अपन कुछ करें रखें, तो ये बताइए कहाँ तक जाएगा कि कहाँ गलत काम होता रहे और फिर आप रखते रहो उनको, कोई एक्शन मत लो। तो सर उसके खिलाफ जैसे कि आपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया होगा जी, अभी तक जी नहीं करवाया? नहीं करवाया, सबको करवाया, सबको। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि पटवारी है, अब अपना वकील बीच में आ गए, बात सुना, वकीलों में काफ़ी अच्छे भी हैं, देखिए ऐसी नहीं है, कुछ हैं वो पटवारियों के इन्फ्लुएंस में आ गए कि साहब उनसे नहीं हो रहा है। तो आपको तो पता है कि ये रेवेन्यू का मैटर है, इसमें जुड़े होते हैं, वकील भी जुड़े होते हैं, पटवारी भी जुड़े होते हैं। अब वो उनके जो भी इंटरेस्ट हैं सब नहीं आए हैं, कि मेजोरिटी वो वकीलों ने तो साइन ही नहीं किया उस पर, 10-15 वकील हैं जो, और उनमें से भी कुछ से मेरी बात हुई, सचिव हैं उनसे या उपाध्यक्ष, वो बोले सर हमें तो ऐसा कुछ किया है, ये इनको हमने तो बोला ही था भाई क्या तुम्हें क्या दिक्कत है, ये क्यों पटवारियों के कहने पे ऐसा, ये तो नहीं होना चाहिए यादव साहब, भाई उनसे नहीं हुआ। अगर वकीलों को प्रॉब्लम थी तो पटवारियों के साथ ही क्यों? आपको प्रॉब्लम है तो 10-15 दिन पहले से होगी, 1 महीने पहले से होगी, या जब से मैंने चार्ज लिया जब से होगी।
आप वकील पटवारियों के ज्ञापन के बाद ही क्यों आप ज्ञापन दे रहे हैं? ये भी एक सोचने का मुद्दा है कि भाई दिक्कत है तो पहले ही हमारे साथ है अनुराग जी यादव, उदयपुर पार्टी तहसीलदार है। जैसे कि अभी विवाद चल रहा था पटवारी को लेकर, वकीलों को लेकर, इनका यही करना है, जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना है। राजनीतिक उदयपुर पार्टी से इनका कोई दबाव नहीं है। खेतड़ी से राजनीतिक दबाव आया है, ये सारी प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई है। उदयपुर पार्टी राजनीतिक में किसी का भी दबाव नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार करें उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। नवयुग है, नौजवान है और आगे भविष्य में उच्च अधिकारी बनने की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि 26 साल की उम्र हुई है। और इनका यही आरोप है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ ये हमेशा लड़ते रहे हैं और ये लड़ाई उनकी शुरू हमेशा जारी रहेगी। मैं शंकरलाल शर्मा, मेरे सभी विकास की रिपोर्ट। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में निकटवर्ती किरोड़ रोड स्थित एकता पब्लिक स्कूल परिसर में सीबीएसई कक्षा 10वीं का 100% परिणाम आने पर छात्र छात्राओं को माला पहनाकर व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। 10वीं में अंकिता सैनी ने 93.4 तथा खुशबू कंवर ने 90.6, सपना सैनी ने 85.6 अंक प्राप्त कर जहां एकता पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है। विद्यालय के दिशा निर्देशालय संतोष सिरोही व राव ईश्वर सिंह ने छात्र छात्रों को बधाई दी। विद्यालय में प्रिंसिपल अजय शर्मा ने कार्यक्रम में मेहमानों का आभार प्रकट किया। इस दौरान संतोष सिरोही ने कहा कि अच्छी पढ़ाई कर ही छात्र छात्रा विद्यालय व कस्बे का नाम रोशन कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उदयपुरवाटी तहसीलदार अनुराग यादव ने कहा कि मेहनत करने से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। वहीं सभी ने मुंह पे मास्क लगाकर कोरोना वायरस से बचने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान वीर अरुण जोशी, गिरवर सिंह पंवार, एकता आईआईटी कॉलेज के निर्देशक राकेश यादव सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद था। कार्यक्रम के दौरान 15 से 20 छात्र छात्राओं एवं स्टाफ मौजूद रहा। की छात्रा सपना सैनी यह कहना चाहती हूँ कि आज मेरे जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं उनका श्रेय मैं अपने माता पिता, पूरे विद्यालयगण, मेरे साथियों और निर्देशिका मैम संतोष रॉय और प्रिंसिपल सर को देना चाहती हूँ। आज जो भी मैं हूँ वो सब उनकी वजह से। उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि आपको इतने बनाने जितने में है उतनों में संतुष्टि चाहिए। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशबू कंवर है। मैं एकता पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं मैं उन सभी का श्रेय मेरे परिवार वालों, मेरे विद्यालय वालों और डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल सर और चेयरमैन सर को देना चाहूँगी। आज स्कूल के अंदर जो 10वीं सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है, एकता पब्लिक स्कूल ने पहले ही प्रयास में 100% रिज़ल्ट दिया। मैं वापस कहना चाहूँगा, पहले ही प्रयास में, ये हमारी स्कूल का पहला प्रयास था जिसके अंदर हमने 100% रिज़ल्ट दिया। खुशी की बात यह है कि हमारे एक विद्यार्थी को छोड़ के सबके सब प्रथम डिवीज़न में पास हुए। आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि हमने जब स्कूल स्टार्ट की थी हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड, उसको हमने इंग्लिश मीडियम राजस्थान बोर्ड में किया। हमारे पास यही बच्चे हिंदी मीडियम में थे, यही आरबीएस इंग्लिश मीडियम में और यही सीबीएसई में। ग्रामीण परिवेश के बच्चे, ग्रामीण परिवेश जिनमें ट्यूशन नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी बच्चों ने 93.4% का हाईएस्ट रिजल्ट दिया है। 90% से ऊपर 25% विद्यार्थी और तो और एक को छोड़ के सबके सब प्रथम डिवीजन। मेरे जो टीचर्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे, डायरेक्टर मैडम, चेयरमैन सर, रात दिन बच्चों से, रात को 11 बजे भी फ़ोन कर, बच्चा क्या कर रहा है सर, पढ़ रहा हूँ। सुबह 4 बजे फ़ोन कर, बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा हूँ। हमने वो मेहनत की, इन्हें अपने बच्चे माने हैं। इन्हें कभी ये नहीं माना कि आप हमें फ़ीस देते हो, हमने आपको हमारा बच्चा मान के पढ़ाया जिसका आज रिजल्ट है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एकता पब्लिक स्कूल से मैं साल भर में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये कमाल किया है। इसमें पूरा सहयोग डायरेक्टर मैडम और ईश्वर जी जो हमारे चेयरमैन हैं उनका है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, आई एम डॉक्टर संतोष सिरोही, डायरेक्टर ऑफ एकता पब्लिक स्कूल। आज हमें आप सबको ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएशन मिलने के बाद अपने पहले ही सत्र में एकता पब्लिक स्कूल ने ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 में फैंटास्टिक रिजल्ट्स देकर सबको चकित कर दिया है। पहले साल में बड़ा रिजल्ट देना एक सीबीएसई स्कूल के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। तो इस बड़ी सफलता के लिए हम चेयरमैन सर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पेरेंट्स, स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू।
मैथ्स और साइंस में 100 में से 99 अंक पाने वाले छापोली के अंकित सैनी 93.40% मार्क्स स्कोर करके नंबर 1 रैंक पर रहे। चिराना की खुशबू कंवर 93.60 मार्क्स पाकर सेकंड रैंक पर रहीं। इसके अलावा सपना सैनी, राजन, सचिन, योगिता, तनिषा आदि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं और मैं पूरी क्लास के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री सोडाना खेतलाजी जुनीधाम सोडाना ट्रस्ट की ओर से इस वर्षा ऋतु में 300 वृक्ष लगाकर साथ ही पिछले 2 वर्षों में कुल 2100 वृक्ष का वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा हुआ। श्री सोडाना खेतलाजी जुनीधाम ट्रस्ट की ओर से अब तक 2100 वृक्ष लगाने के साथ साथ पिछले 2 वर्षों का रख रखाव व देखभाल, नियमित रूप से पानी देने व व्यवस्था ट्रस्ट की कमेटी व भामाशाहों के सहयोग से लगाए गए ट्रैक्टर व टैंकर द्वारा वृक्षों की नियमित रूप से पानी पिलाया जा रहा है। वृक्ष लगाने के बाद उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी पिछले 2 वर्ष से ट्रस्ट उठा रहा है। बड़ी बात है कि जुनीधाम में बखूबी परवरिश कर रहा है। जो लगाए गए समस्त 2100 वृक्ष आज बड़े हो गए हैं। जुनीधाम ने बखूबी परवरिश कर रहा है। जो लगाए गए समस्त 2100 वृक्ष आज बड़े हो गए हैं। 2100 वृक्ष लगाए गए हैं वो इस प्रकार गए हैं कि जुनीधाम खेतलाजी प्रांगण में, मंदिर के पास मेला मैदान में, मंदिर में भूरिया बाबा जाने वाले मार्ग, हर हर महादेव मंदिर मार्ग में, सोनाला बस मुख्य बस स्टैंड से शोभावास के काका बाईपास रोड पर मुख्य नाड़ी के किनारे लगाए गए वृक्ष जिसमें फलदार, फूलदार व छायादार वृक्ष शामिल है। श्री सोनाला खेतलाजी जुनीधाम के युवा ऊर्जावान, नेक, निर्भक, जुझारू अध्यक्ष मुकेश राजपुरोहित व समस्त ट्रस्ट के भामाशाहों के सहयोग से भक्त शिरोमणि प्रेरणादाता स्वर्गीय ओमकार जी भंडारी की प्रेरणा से 2 वर्ष में हरित क्रांति, हरित राजस्थान के तहत पेड़ लगाकर उनकी देखभाल कर बड़ा करने का सराहनीय पहल व इसके साथ ही पूरी देसूरी उपकरण क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल है जिसका पूरे क्षेत्र में आमजन ने सराहना की है। भीलवाड़ा में कृष्णा हॉस्पिटल में एक युवक की दोनों गुर्दों में स्टोन की पथरी निकालकर जीवनदान दिया। युवक की किडनी में साइज की 4 से 45 मिलीमीटर की दर्जनों स्टोन भरे हुए थे। कोतड़ी में रहने वाले 31 वर्षीय युवक शंकर लाल ने कहा कि मेरे गुर्दों में पथरी हो गई थी जिसके कारण मेरा पेशाब रुक गया था और मैं बीमार रहने लगा। इसके बाद मैंने कई जगहों पर इलाज करवाया लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैंने कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज करवाने पहुंचा। मुझे खुशी है कि यहाँ पर मेरा इलाज हो गया। ऑपरेशन करने वाले कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर कैलाश काबरा ने कहा कि मरीज शंकर लाल की हालत बहुत खराब थी। उसकी दोनों किडनियों में स्टोन थे और उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक थी जिसके कारण हमने पहले ही कई टेस्ट किए और किडनी की सही स्थिति को जाना, जिसके बाद हमने ऑपरेशन करके उसकी किडनी में मौजूद सभी स्टोन को निकाल लिया। अब मरीज पूर्णता से स्वस्थ है और उसे डायलिसिस भी नहीं करवाना होगा। हमारे यहाँ पर कोरोना में लॉकडाउन के समय भी मुंबई से साइकिल चलाकर एक युवक आया था, उसका भी हमने ऑपरेशन करके इलाज किया था। पेशेंट शंकर लाल है जिसका ऑपरेशन किया गया। 1 जुलाई को भर्ती हुए यहाँ पे। जब इनकी जांचें की गई तो सोनोग्राफी और आईबीपी से जांच से पता चला कि इनकी किडनी में ढेरों स्टोन है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी स्टोन है मल्टीपल। तो उसके लिए फिर ये डाउट हुआ कि ये किडनी काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके लिए सिटी स्कैन जांच, सिटी आईबीपी और आईबीपी की गई जिसमें नेफ्रोग्राम देखा गया, यानी कि किडनी में कुछ जान थी। जब स्टोन इतने थे कि पूरी किडनी की जो संरचना होती है वो पूरी फुल भरी हुई थी। इसके लिए जब चेक किया गया, क्योंकि सोनोग्राफी में डाउट दिया गया कि पस भी हो गया है, तो फिर एक ट्यूब डाली गई और उसमें देखा गया वाकई पस था, तो ट्यूब रख दी गई। 2 दिन 3 दिन तक ऑब्जर्व किया कि कितना यूरिन आता है। जब यूरिन आने लगा उसमें किडनी में, तो उसका पीसीएनएल फर्स्ट सिटिंग किया गया। उसमें हम लोग करीबन 40 से 50% स्टोन निकाल पाए। फिर उसके बाद ज़्यादा स्टोन थे तो उनको फिर सेकेंड सिटिंग के लिए प्लान किया गया। इसी दौरान हमने बीच में लेफ्ट किडनी को स्टोन से फ्री कर दिया पीसीएनएल करके। फिर इसमें राइट सिटिंग का वापस कल राइट का एक सेकेंड ऑपरेशन जो किया गया, उसमें बाकी के लगभग 95% स्टोन भी निकाल दिए गए। अब जो छोटे मोटे स्टोन रहे हैं उनको लेज़र और लिथोट्रिप्सी से इलाज कर लिया जाएगा।
इससे इनकी किडनी को फिर से फ्लो आने लग गया, किडनी को जान मिल गई, यूरिन बनाने लग गई। ये जानकारी हमको मिली है और पेशेंट अभी कंफर्टेबल है, पेशेंट अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। इस पेशेंट का जो ऑपरेशन किया गया वो दूरबीन तकनीकी से किया गया, उसको हम PCNL कहते हैं। PCNL में एक ही टाँका लगता है कमर में पीछे की तरफ। हमारी जो किडनी होती है उसकी पोजीशन ये होती है और यहाँ पीछे से किडनी में दूरबीन जाती है और उस एक एक स्टोन को पिकअप कर लिया जाता है मॉनिटर पर देखते हुए। ये सबसे लेटेस्ट तकनीक है। इसके बाद RIRS होती है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है। जहाँ छोटे स्टोन्स होते हैं, संख्या में भले 3-4 हैं, उसके लिए हम RIRS करते हैं, जो उसको लेज़र तकनीक के बोलते हैं। इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं राजस्थान में कई जगह होता है, लेकिन हमारे भीलवाड़ा में भी 4-5 जगह हैं जहाँ पे इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी श्रृंखला PCNL की इसलिए क्योंकि हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था यहाँ पे, और आज लगभग मतलब यहाँ का 60-70% पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास जो स्टोन के होते हैं अक्सर, जिसमें हम लोग किडनी के, और ऐसे किडनी के कई रोगी आए हैं जिनके दोनों तरफ स्टोन मिले हैं और जिनका क्रेटिनिन यूरिया किडनी फेलियर की रेंज में था, यानी कि 6 से 10 के बीच में क्रेटिनिन मिला, जिसका कि 1 होना चाहिए, 1.1 इज़ द करेक्ट आंसर। यूरिया 40 से 45 के बीच में होता है, जहाँ 250 तक यूरिया लेके आते हैं, जिनको डायलिसिस करा के भी हमने किडनी स्टोन निकाल के और उनको नॉन डायलिसिस कर दिया, यानी कि बिना डायलिसिस के वो जिंदा है और उनके स्टोन निकाल लिए गए, उनकी किडनी जिंदा है। मेरा कहने का मतलब ये कि किडनी जब फेल हो जाती है तो डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है या ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, जब दोनों किडनी फेल हो जाती है। यहाँ पे भीलवाड़ा ज़िले के ही नहीं, अभी तो लगभग आसपास के सभी ज़िलों से ऑपरेशंस हमने किए हैं, खासकर बूंदी है, कोटा है। इधर हम MP की तरफ जाते हैं तो सिंगोली MP है, बेगू है, नीमच है, मंदसौर है। मंदसौर नीमच के कई स्टोन के ऑपरेशंस यहाँ किए गए। अभी हाल ही कोरोना काल में एक पेशेंट मुंबई से आए थे जो मोटरसाइकिल पे चल के आ गए, क्योंकि उनको कहीं इंजेक्शन लगाने की सुविधा भी नहीं मिली, केवल कोरोना का ही इलाज हो रहा था, दूर से मना करते थे कि बाय बाय। तो उन्होंने, जो कि उनके पास केसलेस था, तो मैंने पूछा कि क्यों आए भाई तुम यहाँ, तो उनका घर यहाँ था पर सारी फैमिली वहाँ रहती है, तो भी उन्होंने ऑपरेशन यहाँ के कराया। 1 महीना यहीं रहे, वो ऑपरेशन कराया गया, उनका कोविड टेस्ट कराया गया, नेगेटिव पाया गया 2 बार, उसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया। तो स्टोन के ऑपरेशन के लिए हम लोग यही नहीं, आसपास की स्टेट से भी पेशेंट्स यहाँ आने लगे। कोरोना गाँव से आया था मैं, पेट दुख रहा था हमारे, डॉक्टर के पास आया था मैं, कावर साहब के पास, मेरे पुत्र निकाले थे कावर साहब ने, मेरे को आराम मिला अच्छा, और अच्छा मेरा इलाज किया। कितना समय परेशानी चल रहा है? परेशानी साल चल रही थी, मैं आ नहीं पाया। अब क्या आने के बाद में कावर साहब ने मेरे को अच्छा मिल गया, एक नई जिंदगी मिल गई, नई जिंदगी मिल गई। एक डॉक्टर को जो भगवान को रोग होया करा, आज आपने क्या लगे? कावर साहब ने मेरे को जीवा दिया, टाइट बना दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आज अन्नदाता सरकार राजस्थानी वीडियो गीत का विलोचन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थानी भाषा प्रचार हेतु एक राजस्थानी युवा कलाकार माघव सलोरा ने टैगोर PG महाविद्यालय में सूरतगढ़ में शादी समारोह कर अपने राजस्थानी वीडियो गीत अन्नदाता सरकार का विलोचन किया, जिसमें मुख्य अतिथि नगरपालिका पूर्व चेयरमैन बनवारी मेघवाल, पार्षद पारसराम भाटिया, डॉक्टर हरिमोहन सरस्वत रहे। माधव सलोरा ने बताया कि मैं राजस्थानी सूरतगढ़ का रहने वाला हूं। मैंने राजस्थानी भाषा को प्रचार प्रसार के लिए किसान भाइयों पर मैंने एक गीत बनाकर तैयार किया है, जिसका नाम अन्नदाता सरकार के नाम से रखा है। वीडियो गीत बनाकर आज आम नागरिकों के बीच प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस गीत से लोगों को राजस्थानी भाषा का प्रचार होगा। इस मौके पर मनोज स्वामी, टैगोर PG महाविद्यालय के डायरेक्टर सचिन जेटली, डिग्री PG कॉलेज के डायरेक्टर प्रवीण अरोड़ा, राकेश राठी, कमलेश मीणा, रोहिताश शर्मा, प्रवीण D जैन, बलराम कुकड़वाल, सभी दर्जनों लोगों में आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। किसान आज बहुत पीड़ित है। आज फसलों के दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल के भाव हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे किसान जूझ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये गाना, ऐसा गाना तैयार किया जाए जो किसानों को जागरूक करे, और किसान की बहुत सारी इसमें इस गाने में समस्याएं रखी हुई है। तो आपने राजस्थान में कैसे किया? हाँ जी, राजस्थानी में कैसे किया आपने? राजस्थानी, हम राजस्थान के रहने वाले हैं और हमारी मातृभाषा राजस्थानी है, इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थानी का भी प्रचार प्रसार हो और राजस्थानी के प्रचार प्रसार भाषा के माध्यम से अपनी बात किसानों तक पहुँचे, तो इसमें और बड़ा फ़ायदा होगा, किसानों को समझ में भी आएगा, और साथ में भाषा का प्रचार है, और साथ में इसकी पीड़ है जो किसानों की, वो इस भाषा के माध्यम से और यानी सरल लोग समझ सरलता से समझ सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव सोलेरा है। यहीं से हो? हाँ, मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ।
इधर बीएड महिला टैगोर के कॉलेज में मैं म्यूज़िक का संगीत का लेक्चरर हूँ। बीकानेर के कोलायत में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग कोलायत सक्रिय है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र जयपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज उपखंड में हदा ग्राम पंचायत भवन में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें अभी तक 104 जनों की जांच की गई है। जांच सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की हिदायत दी है। जांच शिविर के दौरान छाव में पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी। जांच शिविर में LT राजूराम, गोपीचंद पालीवाल, जोध सिंह, अहमद राजा आदि उपस्थित रहे। कोरोना मुक्त होकर बना भीलवाड़ा मॉडल अब शहरवासियों की लापरवाही के कारण एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। भीलवाड़ा में रोजाना कोविड-19 पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी शहरवासी कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। शहरवासी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और ना ही मास्क की। यह हाल किसी एक बाजार का नहीं बल्कि पूरे भीलवाड़ा शहर का है। वहीं प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही नहीं होने से यह हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। जब बाजारों में कैमरा पहुंचा तो कई दुकानदारों ने तो आनन फानन में मास्क लगा लिए, मगर कई दुकानदारों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो खुलेआम बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। उत्तर प्रदेश के संबल में जनपद में नखासा पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर वांछित आरोपी को नोटिस तामील करने के लिए उसके घर पर गई पुलिस टीम पर आरोपित ने तमंचे से फायर कर दिया, लेकिन पुलिसकर्मी बच गए। उन्होंने कार्रवाई करते हुए मौके से वांछित आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपित पर थाने के अलावा कई अन्य जिलों व प्रदेश में चोरी, हत्या जैसे धाराओं के मुकदमे दर्ज है। इतना ही नहीं, उस पर थाना पुलिस ने 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था, जबकि दिल्ली पुलिस ने पूर्व में उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। गुरुवार को नखासा थाने के उप निरीक्षक प्रमोद कुमार अपने हमराहों के साथ क्षेत्र में दीपसाय के मोहल्ले गौतपुरा निवासी वांछित आरोपी सद्दम के घर एक मुकदमे के नोटिस तामील करने गई थी। पुलिस टीम का आरोप है कि जिस पर वह आरोपित के घर पर पहुंचे तो उसने पुलिस कर्मियों पर तमंचे से फायर कर दिया। ऐसे में पुलिसकर्मी बाल बच गए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करते हुए साहब में मौके पर से उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक और तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसके बाद पुलिसकर्मी सद्दाम को हिरासत में लेकर थाने ले आए। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित सद्दाम नखासा थाना के अंदर दर्ज एक मुकदमे से वांछित चल रहा था, जिसके चलते उस पर पुलिस ने 15,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। गुरुवार को पुलिस टीम नोटिस तामील में कराने के लिए पहुंची तो आरोपी ने टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद टीम ने उसे मौके से ही पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि सद्दाम पर नखासा थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस मुठभेड़, CLA मारपीट के कई मुकदमे दर्ज है। इसके साथ ही रामपुर जनपद के थाना सिविल लाइंस, अमरोहा जनपद के थाना गजरोला तथा हरियाणा राज्य के गुड़गांव में भी सद्दाम के खिलाफ चोरी, हत्या समेत कई अन्य धाराओं के मामले दर्ज हैं, जिसके चलते पूर्व में दिल्ली पुलिस ने सद्दाम पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। टीम ने सद्दाम को पकड़ने के लिए व उप निरीक्षक प्रमोद कुमार व शिव प्रताप सिंह के साथ हेड कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल रामबाबू, नफीस अहमद व अमित कुमार को शाबाशी दी है। सीओ ने बताया कि एसपी के निर्देश पर ASP के निर्देशों पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एक 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। मुठभेड़ के उपरांत उसको अरेस्ट किया। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।